আমি বারবার বলে আসছি সিআরপিএফ আমার শত্রু নয়, কিন্তু হোম মিনিস্টারের কথায় যে চক্রান্ত চলছে আজকে প্রমাণ হয়ে গেছে যে আজকে 4 জনকে গুলি করে মেরে দিয়েছে সিআরপিএফ। गेट के सामने इतना ज्यादा मुस्लिम लोग घेर लिया है कि अंदर में छप्पा वोट हो रहा है, बाहर में सब लोग खड़े हुए हैं। लॉकेट भी आएगा, उसको मालूम नहीं है, पुलिस लोग कुछ भी नहीं किया, सब पुलिस को मालूम है। पीछे से किसी ने कुछ फेंका और ये टूट गया। आवाज सुन के मैं पीछे देखी तो विंडो टूटा हुआ है। कुछ बिहार में जो हुआ है वो बहुत ही दुखद है। बीजेपी और टीएमसी की मनमानी बंगाल में नहीं चलने दी जाएगी। नमस्कार, एबीपी न्यूज के वीकेंड स्पेशल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। तो पश्चिम बंगाल में चौथे दौर का मतदान खत्म हो चुका। आज 44 सीटों पर वोटिंग हुई और इसे मिलाकर 4 चरणों में अब तक 135 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। लेकिन आज बंगाल में जो हुआ वो डराने वाला है। कूच बिहार में बीजेपी और टीएमसी समर्थकों के बीच झड़प के बाद केंद्रीय सुरक्षा बलों की फायरिंग में 4 लोगों की जान चली गई। और यही नहीं, बीजेपी की दो महिला उम्मीदवारों की गाड़ी पर हमला भी हुआ। अब हिंसा को लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हार की डर से दीदी के गुंडे बौखला गए हैं। वहीं ममता बनर्जी ने कूच बिहार हिंसा को गृह मंत्री अमित शाह की साजिश करार दिया है। इसी पर हम बातचीत करेंगे। पश्चिम बंगाल के 5 जिलों में आज हुई वोटिंग के हर अपडेट के साथ ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हमारे कई सहयोगी जुड़ चुके हैं। मनोज्ञा लोईवाल कोलकाता से मेरे साथ मौजूद हैं। कुंतल चक्रवर्ती साउथ 24 परगना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निधि श्री के पास भी आपको लिए चलेंगे साउथ 24 परगना से। नीरज पांडे हमारे साथ हुगली से मौजूद हैं। अंकित गुप्ता हावड़ा में हैं और जैनेंद्र कूच बिहार से हमारे साथ मौजूद हैं। जैनेंद्र, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा चूंकि आप कूच बिहार में हैं जहां पर आज जबरदस्त हिंसा हुई है। अभी क्या जानकारी आपको मिल पा रही है, अभी क्या अपडेट है वहां पर वोटिंग को लेकर? जी बिल्कुल अखिलेश, वोटिंग जो है वो 6:30 बजे ख़त्म होगी। हालांकि जिस बूथ पर मैं हूं इस वक्त यहां पर जो है मतदान ख़त्म हो चुका है। इसी तरीके से अगले कुछ मिनटों में मतदान जो है वो आधिकारिक तौर पर ख़त्म हो जाएगा। हालांकि जाहिर सी बात है 6:30 के बावजूद जो मतदाता मतदान केंद्र पहुंच जाते हैं वो जब आ जाते हैं इसके बाद ही मतदान खत्म होता है। तो कुल मिलाकर के मतदान की तो ये प्रक्रिया है। लेकिन कूच बिहार आज सुर्खियों में रहा। जो 4 मौतें हुई सुरक्षा बलों की गोलियों से, 4 लोग जो मारे गए शीतल कुची विधानसभा के बूथ नंबर 126 पे, उसको लेकर के और एक बूथ नंबर 126 पर जो घटना हुई, जो हिंसा हुई, उसने प्रदेश की राजनीति में सबसे पहला स्थान हासिल कर लिया। उसको लेके बीजेपी और टीएमसी अपने अपने रंग दे रहे हैं। प्रधानमंत्री से लेके ममता बनर्जी तक रिएक्ट कर रहे हैं। ममता बनर्जी कल शीतलकुची आने वाली भी हैं, ये भी जानकारी है। लेकिन इन सबके बीच 4 लोगों की मौत हो चुकी है, सुरक्षा बल भी घायल हुए हैं। मामले की जांच चल रही है। जो एबीपी न्यूज़ ने पड़ताल की उस घटना की, उसमें यह सामने आया कि इन सब पूरे विवाद के पीछे अफवाह है। एक बच्चा जो खेल रहा था वो पत्थर उठा रहा था खेलने के लिए। पुलिस वाले को लगा कि ये पत्थर उस पर चला सकता है। पुलिस वाले ने उसे डंडा मारा, वो वहां पर गिर गया। इसके बाद उसे हॉस्पिटल भेजा गया। लेकिन अफवाह फैल गई कि बच्चे को मार दिया है पुलिस वालों ने। और इसके बाद अफवाह के कारण भीड़ इकट्ठा हो गई मतदान केंद्र पर। झड़प हुई सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों में और गोली चलाई गई। हालांकि अलग अलग वर्जन है, पुलिस का अलग वर्जन है, स्थानीय लोगों का अलग वर्जन है। जांच के बाद ही साफ होगा कि सही कह रहे हैं जैनेंद्र कि जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर ये पूरा मामला क्या था। मनोज्ञा लोईवाल कोलकाता से हमारे साथ है। मनोज्ञा, आपके पास क्या जानकारी है, ओवरऑल क्या पता चल रहा है आज जो मतदान हुआ है उसे लेकर? अभी तक कितने प्रतिशत मतदान की सूचना है? ये पहला मतदान होगा, यानी कि चौथा चरण, जहां पर अभी तक 5 बजे 6 बजे तक करीब 76% मतदान हुआ है। अभी तक बंगाल के आंकड़े 80% से ज़्यादा हैं, कई बार तो 85% से ज़्यादा भी। लेकिन आज क्या इन सारी भिड़ंत की वजह से, ये हिंसक घटनाओं की वजह से इसका असर पड़ेगा आज की वोटिंग परसेंटेज पर? क्या वोटर डर रहा है या वोटर घर से निकल रहा है? लेकिन जो वाद और प्रतिवाद चल रहा है, आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का, गृह मंत्री अमित शाह का
पहले इस्तीफा मांग लेना और उसके बाद ये कहना कि कल वो वहां पर विरोध प्रदर्शन करेंगी। सत्ता में रहकर विरोध की राजनीति, ममता बनर्जी से अच्छी विरोध की राजनीति देश में शायद ही कोई नेता जानता होगा। लेकिन क्या इस बार सत्ता में रहकर विपक्ष का किरदार अदा करना कितना फायदेमंद होगा, ये अगले चरणों में पता लगेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रही हैं। और कुंतल चक्रवर्ती भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 24 परगना से हैं आप हमारे साथ। कुंतल, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर से आपको क्या पता चल पा रहा है? आज मतदान को लेकर क्या अपडेट है? क्या इधर भी हिंसा की सूचना मिल रही है? पूरे दिन सुबह 6 बजे से मैंने वैसा ही खबर से शुरू किया था दिन, और अलग अलग जगहों से जो अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवार थे वो फ़ोन कर रहे थे, उनके साथी जो उनके जो पार्टी के जो लोग हैं वो फ़ोन कर रहे थे, अलग अलग लोकेशन मैप भेज रहे थे। और हम लोग एक जगह जा रहे थे तो दूसरी जगह से लोकेशन मैप आ रहा था कि दादा यहाँ आ जाइए, यहाँ हिंसा की घटना सामने आ रही है। तो यही पूरे दिन भर दक्षिण 24 परगना में हुई है, अलग अलग जगहों पर। जो कुछ बिहार, उत्तर बंगाल से जिस तरह की खबर सामने आई है, हुगली से, दक्षिण 24 परगना से भी हुई। तो जितना भी ये चरणों के चुनाव आगे बढ़ेगा, तीसरे चरण में देखा गया था, चौथे चरण में और भी ज़्यादा, मुझे लगता है 5वें 6ठे चरण में भी ऐसा ही होने वाला है। लेकिन खराब खबर यह है कि जिनके फैमिली में इस तरह के लॉस हुआ उनको तो कुछ वापस नहीं मिलेगा। कोई पार्टी जीतेगी, कोई हारेगी, लेकिन जिन्होंने जान गंवाई है, नुकसान हुआ, वाकई उनकी भरपाई कैसे होगी? हुगली से नीरज पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, हुगली से भी हिंसा की सूचना है क्या? जी बिल्कुल, आज कई बार झड़प देखने को मिली। सबसे पहले जो सुबह शुरू हुआ कि बूथ नंबर 66 में जब पहुंची लॉकेट चटर्जी तो उन पर जो है टीएमसी के कुछ लोगों ने हमला कर दिया, उनकी गाड़ी तोड़ने का आरोप है। उन्होंने बताया कि हमारी गाड़ी पर करीब 300 लोगों ने हमला कर दिया, जिसकी वजह से शीशा टूट गया। ये अलग बात है, टीएमसी ने बाद में उस आरोप को खारिज किया और कहा कि ये गाड़ी का जो शीशा है वो अंदर से ही टूटा। हमने जब लॉकेट चटर्जी से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरे ऊपर हमला किया गया, मेरे हाथों में भी इसीलिए चोट आई। और कमोबेश दिन में कई बार ऐसा देखने को मिला। जहां मैं खड़ा हूं ये बैंडल क्षेत्र है, यहीं से पीछे 500 मीटर की दूरी पर पीछे जब अभी करीब 1 घंटे पहले लॉकेट चटर्जी पहुंची थी और अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी होकर बात कर रही थी, तो उसी समय आसिफ मजूमदार जो टीएमसी के उम्मीदवार हैं वो भी पहुंच गए वहां पे। और फिर हालात ऐसे हो गए कि टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। एक तरफ से जय श्री राम के नारे लग रहे थे, एक तरफ से गो बैक के नारे लग रहे थे। बाद में पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, लाठियां चार्ज करनी पड़ी उनको सबको हटाने के लिए। तो ये आज पूरे दिन का माहौल करीब हुबली और खासकर चुनचुरा विधानसभा जहां से लॉकेट चटर्जी उम्मीदवार है यहां देखने को मिला। तो ये हालात तो हैं कि टीएमसी और बीजेपी। नीरज, मैं आता हूं आपके पास, जरा हम पहले हावड़ा से भी अपडेट ले लें। अंकित गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हावड़ा से। अंकित, वहां कैसा मतदान रहा जहां आप मौजूद हैं आज? करीबन 75% तक मतदान हुआ शाम 5 बजे तक, और उस हिसाब से कहा जा सकता है कि 80% का आंकड़ा यहां पर पार होगा। लेकिन हावड़ा महत्वपूर्ण क्यों? हावड़ा महत्वपूर्ण इस वजह से है क्योंकि 2011 का विधानसभा चुनाव हुआ या 2016 का, ये ममता बनर्जी के लिए गढ़ रहा है। 16 की 16 विधानसभा सीटें 2016 में जीती थी और 16 में से 15 विधानसभा सीटें 2011 में जीती थी। लेकिन इस बार तस्वीर बदल रही है। क्यों? क्योंकि उनके जो करीबी जो मंत्री यहाँ से थे, लक्ष्मी रतन शुक्ला, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। उसके अलावा राजीव बनर्जी जो कि शुभेंदु अधिकारी के साथ में करीबी माने जाते थे ममता बनर्जी के, उन्होंने जो पार्टी छोड़ दी और वो बीजेपी से उम्मीदवार हैं। तो इस वजह से यहाँ का मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि ममता बनर्जी के गढ़ में अगर जो बीजेपी इस तरीके से सेन लगाने की कोशिश कर रही है, और वो जमीन पर भी दिख रहा है कि किस तरीके से बीजेपी ने कोशिश ये की है कि जहां जहां ममता बनर्जी का गढ़ है वहां पर उन्हीं की पार्टी से आए हुए लोगों को उम्मीदवार बनाया जाए। जैसे वैशाली डालमिया को भी यही हावड़ा जिले से जो उम्मीदवार बनाया गया है। तो कुल मिलाकर के ममता बनर्जी के गढ़ में सेन लगाने की कोशिश। लेकिन अखिलेश, एक तस्वीर और दिखाना चाहूंगा। अभी जो शाम का जो है 6 बज चुका है, लेकिन अभी भी कुछ एक जो है वोटर हैं जो अभी भी हमको अंदर जाते हुए दिखे हैं। तो हमने सुबह से पहले वोटर की भी कवरेज की है, और यकीन मानिए जब तक आखिरी जो वोटर यहाँ पर मौजूद है, हम यहाँ पर मौजूद हैं और हर एक तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। चलिए, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा, लेकिन जरा आप निधि श्री का भी रुख कर लेते हैं। निधि, आप जिस विधानसभा क्षेत्र में खड़ी हैं वहां का राजनीतिक समीकरण क्या है और आज पोलिंग को लेकर, वोटिंग को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए अखिलेश, मैं सोनारपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर मौजूद हूं और सबसे पहले पोलिंग परसेंटेज की बात करते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में यहां पर लगभग 82% जो है वो वोटिंग रहा था, जो फीसद है वो, लेकिन इस बार करीब 75%। हालांकि पूरा आंकड़ा अभी तक नहीं आया है। टीएमसी यहां पर जो है वो पिछले चुनाव में जीती हुई थी, लेकिन इस बार बिल्कुल कांटे की टक्कर है। और उसके बाद जिस तरीके से अलग अलग हिंसक झड़प की घटनाएं सामने आई, मैं खुद चुनाव आयोग पहुंची थी जहाँ पर सबसे पहले टीएमसी
के 5 लोगों का, 5 नेताओं का दल पहुंचा और उसके बाद बीजेपी से भूपेंद्र यादव पहुंचे, धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे। तो एक टग ऑफ वॉर का जो कंडीशन है, जो तस्वीर है, वो बिल्कुल देखने को मिला कि घंटे भर के भीतर अलग अलग टीएमसी और बीजेपी दोनों दल के नेता वहां पहुंचते हैं और दोनों ने मीडिया से बातचीत की, बल्कि एबीपी न्यूज से बातचीत की और दोनों का सेम स्टेटमेंट है। सबसे पहले टीएमसी आरोप लगा रही है लगातार कि अमित शाह के कहने पर जो है वो उनके कार्यकर्ताओं पर गोलियां चलाई गई, उनके कार्यकर्ताओं की मौत हुई। और भूपेंद्र यादव जो बीजेपी से, उनका भी सेम यही बात कहना है कि ममता बनर्जी जो है वो हार रही हैं चुनाव और उसकी वजह से ये फ्रेट, ये झल्लाहट जो है वो नजर आ रही है। तो यहाँ पर अगर पोलिंग की बात करें तो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है इस आसपास में, लेकिन जो कंडीशन है टीएमसी और बीजेपी के बीच, ये बिल्कुल वैसी ही तस्वीर है जो पहले दिन से लगातार सामने एक बार हम आ रही फिर है। से कोलकाता चल लेते हैं। मनोज्ञा हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। मनोज्ञा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम के जरिए भी आप जनता की नब्ज टटोल रही थी। अभी तक जो मतदान हुआ, जो अलग अलग चरण में वोटिंग हुई और आने वाले दिनों में जो मतदान है, अब कहां जाता हुआ दिख रहा है चुनाव आपको? और दिलचस्प और ज़्यादा हिंसक, और उसके साथ साथ आने वाले दिनों में जो प्रतिक्रिया होगी जनता की, वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। देखिए, पहला तो ये कि कोविड बढ़ रहा है, इसलिए जनता को सजग होना ज़रूरी होगा। दूसरे सवाल उठ रहे हैं कि राजनीतिक हर दल आता है, रैली करके चला जाता है, लेकिन ये भूल जाता है कि कोविड के मामले पूरे देश में बढ़ रहे हैं। ये सवाल अब बंगाल में उठने लगा है और ज़ोर से उठ रहा है। अब क्या ये राज्य सरकार की विफलता है या केंद्र सरकार की, या फिर दोनों दल जो सत्ता में हैं केंद्र में और राज्य में, इसे नज़रअंदाज कर रहे हैं सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए। लेकिन जो दूसरी बड़ी बात होगी, क्योंकि अगले जितने चरण के चुनाव हैं उसमें राजवंशी हैं, उसमें वो सारे इलाके हैं जहां मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं। तो ऐसे में क्या ध्रुवीकरण, क्या तुष्टीकरण और इन सारी राजनीति की आड़ में जो राजनीति बंगाल में हो रही है, उसका क्या असर होगा, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। और आने वाले दिनों में, क्योंकि ये सारा इलाका या तो कांग्रेस का गढ़ है या फिर बीजेपी का, उत्तर बंगाल में खास तौर से, लेकिन दक्षिण बंगाल में दीदी के किले में सेंध लगाना बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल। कुंतल चक्रवर्ती भी हमारे साथ हैं, साउथ 24 परगना से जुड़े हुए। कुंतल, आप भी लगातार पश्चिम बंगाल में घूमते रहे चुनाव के दौरान और आप चूंकि वहीं के रहने वाले हैं और बेहतर तरीके से वहां का राजनीतिक समीकरण आप समझते होंगे। बिग पिक्चर क्या नजर आ रही है आपको? बड़ी तस्वीर क्या देख रहे हैं आप? देखिए, अभी भी 4 चरणों के चुनाव के बाद मामला 50-50 लग रहा है, क्योंकि पहले 2 चरण में बीजेपी शानदार प्रदर्शन करेगी, मुझे बिल्कुल उम्मीद यही है। और तीसरे और चौथे चरण के चुनाव में जो लॉस पहले 2 चरणों के चुनाव में टीएमसी करने वाली है, वो उस पर मेकअप ज़रूर करेगी टीएमसी। लेकिन अगले 4 चरणों के चुनाव में बीजेपी के स्ट्रेंथ भी है, टीएमसी भी अपने स्ट्रेंथ वाली जोन पर खेलने वाली है। तो इसीलिए इस बार चुनाव बहुत ही टाइट है। मुझे लगता है कि मुर्शिदाबाद जैसे जिला बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आईएसएफ और या फिर असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है एआईएमआईएम, ये कितना अच्छा प्रदर्शन करेगी मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर जैसे इलाकों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ से अगर क्लीन स्वीप कर गई तृणमूल कांग्रेस, तो तृणमूल कांग्रेस थोड़ा एडवांटेज में ज़रूर है। अगर आईएसएफ का प्रभाव दिखा ये सब इलाकों में, तो कुछ भी हो सकता है इस बार चुनाव में। कुछ भी हो सकता है। हुगली से नीरज पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, आप बीजेपी बीट कवर भी करते हैं, बीजेपी की क्या उम्मीद है अब आज के मतदान के बाद? नीरज, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद मेरी आवाज नीरज पांडे तक नहीं जा रही है। जैनेंद्र भी हमारे साथ हैं कूच बिहार से। जैनेंद्र, अंकित गुप्ता का रुख कर लेते हैं हमारे साथ हावड़ा से। अंकित गुप्ता भी। अंकित, जिस तरह की हिंसा की खबरें आई पश्चिम बंगाल में आज के मतदान के दौरान खास तौर पर, और कूच बिहार की घटना, वो तो बहुत ही चौंकाने वाली घटना है। क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जो अब मतदान होना है पश्चिम बंगाल में, वो और ज्यादा हिंसक हो सकता है? उस तरफ ये जा रहा है चुनाव? निश्चित तौर पर हो सकता है। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि दोनों ही पार्टियां, फिर चाहे वो बीजेपी हो या टीएमसी हो, क्योंकि दोनों के बीच में सीधा चुनाव है, और इस वजह से दोनों ही को पता है कि अब जो है जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा पूरी ताकत झोंकनी है। लेकिन ताकत झोंकने में किस तरीके से लिमिट क्रॉस हो रही है, वो तस्वीरें साफ तौर पर दिख रही हैं। लेकिन अखिलेश, जो आपने मनोज्ञा से एक सवाल पूछा था और उसके अलावा जो आप नीरज से बात करना चाह रहे थे कि बिग पिक्चर, या कुंतल से जो आपने जवाब मांगा था, तो मेरा जो एनालिसिस रहा है, क्योंकि मैं जब यहाँ पर पहुंचा हूँ तो मेरे से भी बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा कि क्या लग रहा है, क्या लग रहा है। हालांकि मुझे अभी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, लेकिन मेरे लिए जो सबसे बड़ा डिसाइसिव फैक्टर मुझे दिख रहा है बंगाल चुनावों में, पहले की तस्वीरों को देखकर भी और आज भी, वो है महिला मतदाताओं का घर से बाहर निकल के
करके बड़ी संख्या में वोट करना। यहां तक कि पुरुषों की लाइन की अगर बात की जाए, अगर उसमें 10 थे तो 25 महिलाएं कतार में खड़ी हुई थी। तो इस वजह से मेरा निजी तौर पर यह जरूर मानना है, अब तक का जितना चुनाव देख पा रहा हूं, कि महिला मतदाता इस चुनाव में एक डिसाइसिव फैक्टर। चलिए, तो महिला मतदाता क्या मन बना चुकी हैं, इससे बहुत कुछ तय होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित आपका इस जानकारी के लिए। मनोज्ञा कोलकाता से जुड़ी हुई थी। मनोज्ञा, आपका भी धन्यवाद। कुंतल, निधि श्री, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज पांडे हमारे साथ थे। नीरज, शुक्रिया आपका। और जैनेंद्र, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।